आज हम बात करते हैं उन पाकिस्तानी सैनिकों की जो कि कारगिल वार में पाकिस्तान की तरफ से लड़ने के लिए आए और वो भारतीय सीमा में ही भारतीय सेना के साथ लड़ते हुए मारे गए उन पोस्टों पे, जिन्हें उनकी डेड बॉडी भारतीय सेना के कब्जे में आ गई और पाकिस्तान सेना ने उन्हें लेने से मना कर दिया गया। और भारतीय सेना के द्वारा उनके साथ क्या किया गया और उस पहले पे बात करेंगे। उसमें से एक पाकिस्तानी सेना के कैप्टन फरहत हसीब की भी चर्चा करेंगे, जिनकी मदर का कुछ न्यूज़ वालों का इंटरव्यू दिया था, उनमें उनकी चर्चाएं करेंगे कि वो क्या क्या कहा उन्हें, और दोनों सेनाओं के मनोबल, उनके डिसिप्लिन और दोनों सरकारों का जो सेना के साथ खड़ा होना, ये सब छोटी सी चर्चा में हम बात करेंगे कि क्या अंतर है। तो कैप्टन फरहत हसीब साहब पाकिस्तान के रहने वाले थे। जब ये कारगिल वार शुरू हुआ तो उन्हें छुट्टी पे थे उस समय। उसकी मदर ये बात बताती है कि अचानक एक कॉल आता है अर्जेंट कि आप ड्यूटी वापस ज्वाइन कीजिए, छुट्टी कैंसिल कर दी गई है। तो उसने सबसे पहले अपने चेक बुक पे साइन किया, खाली चेक बुक पर अपनी मदर को पकड़ा दिया गया। मदर ने पूछा कि ऐसा क्यों, तो उसने कोई खास जवाब नहीं दिया गया, लेकिन एक सैनिक के तौर पर मैं कह सकता हूँ कि उसे स्पष्ट हो गया था कि पाकिस्तान की सेना को स्पष्ट था कि हम किस सेना से लड़ने जा रहे हैं और उसका परिणाम क्या होने वाला है। तो एक कैप्टन था, वो अच्छे से जानता था कि हम भारतीय सेना से लड़ेंगे और उसका परिणाम यही होगा कि हमारी डेड बॉडी वापस शायद आएगी नहीं। और यही हुआ जो उसने अनुमान लगाया था। वो कारगिल में पहुंच गया। पोस्टों पे भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशंस शुरू कर दिए गए थे। आर्टिलरी की जो कि हमारी बोफोर्स गन्स है, 130 गन है, मीडियम रेजिमेंट गन्स, उनके द्वारा गोले बरसाए जा रहे थे। ऊपर से एयरफोर्स अटैक कर रही थी, नीचे से इन्फेंट्री मूव कर रही थी। एक ज़बरदस्त कम्युनिकेशंस और ज़बरदस्त तालमेल था, जिसमें आप अंदाज़ा लगाइए कि ऊपर से 130 गन का गोला या बोफोर्स का गोला हवा में जा रहा था, उसी के नीचे से इन्फेंट्री रेजिमेंट के जवान मूव कर रहे थे और हाइटों में ऊपर बैठे हुए दुश्मन बैठा हुआ था, जिसे एक एक बर्फ़ एरिया होने की वजह से एक छोटा छोटा चीज़ दिखाई देती है, नज़र आती है। और उसी बम्बारमेंट में ये हमारे इन्फेंट्री के जवान भी मूव कर रहे थे। तो जैसे जैसे इन्फेंट्री मूव कर रही थी, पीछे से आर्टिलरी फायरिंग कर रही थी सपोर्ट के लिए, ऊपर से सपोर्ट के लिए एयरफोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा था कई बार। उसी में जैसे जैसे पाकिस्तानी सेना के साथ मुठभेड़ हो रही थी, पाकिस्तानी सेना के दो ही काम हो रहे थे, या तो भाग रहे थे या वो मारे जा रहे थे। तो उसमें से जो भाग सके वो भाग गए और जो मर गए उनकी डेड बॉडी वहीं रह गई। उनकी डेड बॉडियों को भारत ने सेना ने अपने कब्जे में ले लिया और उन्हें नीचे बेसों में लेके आ गई। और भारतीय सेना ने एक लिस्ट जारी करी कि ये सैनिक है, इन्हें ये नाम है, ये आईडी है, ये रैंक है और ये पाकिस्तानी सैनिक है, इन्हें आप वापस ले जा सकते हैं, इनकी डेड बॉडी को ससम्मान वापस ले जाइए। लेकिन पाकिस्तान डेड बॉडी लेने से मना कर दिया। उसका बड़ा कारण था कि पाकिस्तान ने जब ये कारगिल युद्ध शुरू हुआ उस समय भारत सरकार ने कहा था कि ये पाकिस्तानी सैनिक है और इस तरह की पाकिस्तान के द्वारा हरकत की गई। तो पाकिस्तान सेना और सरकार के द्वारा ये दावा किया गया कि ये फिदायीन है, पाकिस्तानी सेना की इसमें कोई भूमिका नहीं है और ये आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कश्मीर के। तो वो झूठ था, वो एक्सपोज हो जाता, क्योंकि यदि वो डेड बॉडी लेते पाकिस्तानी सैनिकों के तौर पे तो उसके लिए उन्हें एक्सपोज होना पड़ता, उन्हें ये स्पष्ट हो जाता विश्व के आगे कि ये पाकिस्तानी सैनिक ही थे, ये कोई फिदायीन नहीं थे। हाँ, बाद में कुछ डेड बॉडियाँ ली भी गई है और वो इससे स्पष्ट होता है कि वो इस तरह की हरकतें ये सेना ही थी, और जबकि पूर्ण रूप से सत्ता की पूर्ण सेना ही थी, जिसमें ये कैप्टन फरहत हसीब साहब भी शामिल थे। जो इसकी मदर, आगे मैं बता रहा हूँ, इसकी मदर ये कह रही है सारी चीज़ें। तो उसकी डेड बॉडी यहीं रहेगी, लिस्ट में जारी किया गया, उस लिस्ट में इस कैप्टन साहब का भी नाम शामिल था। जैसे ही पाकिस्तानी में इसकी मदर को पता चला, पाकिस्तान में परिवार को पता चला, तो वहाँ मातम छा गया। स्वाभाविक, एक बेटा मरता है तो, और माँ के लिए तो बेटा ही सब कुछ होता है। तो वहाँ नेता, अधिकारी, ऑफिसर्स आर्मी के पूछने लगे, सब सांत्वना दे रहे थे, वो बताती है। लेकिन उसने एक बात कहा कि ठीक है, जो होना था हो गया, आप हमारे बच्चे की डेड बॉडी तो वापस ला दीजिए।
क्यों? उसी समय भारत सरकार ने लिस्ट जारी करी थी और भारत सरकार ने कहा था कि आप डेड बॉडी ले जा सकते हैं। तो उन्हें ये पता चल गया था कि भारत सरकार तो मना कर ही नहीं रही, सेना तो मना कर ही नहीं रही भारतीय, वो तो सही सामान वापस दे रही। तो उसने सेना के अधिकारियों से ये पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों से ये निवेदन किया। पाकिस्तान सेना के अधिकारियों ने वहाँ आश्वासन दिया झूठा सच्चा, जिसमें जनरल मुशर्रफ भी शामिल थे, उसके घर पे गए थे। उसने कहा था नहीं हम प्रयास करेंगे, 100% लेके आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके बच्चे की डेड बॉडी लेके आएंगे और हम आपके साथ हैं, हम आपके हर सवाल के जवाब भी देंगे और आपकी सहायता भी करेंगे। कुछ दिन बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो उसकी मदर कहती कि हमने कॉल किया जनरल मुशर्रफ के पास पर्सनली, लेकिन जनरल मुशर्रफ की तरफ से फ़ोन अटेंड नहीं किया गया। लेटर भेजे गए, लेटरों का कोई जवाब नहीं आया। हम अधिकारी नेताओं सबसे मिले, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। बस सबकी तरफ से यही था कि आप तो घुमा फिरा के बात को भूल जाइए। लेकिन बोले कि माँ तो माँ ही होती है, उसे एहसास कराया गया कि आपको बहुत कुछ मिला है, आपको फ्लैट मिला, ये मिला, वो मिला। उसकी मदर ने कहा सब कुछ ठीक है, आपने अच्छा किया, हेल्प अच्छी की आपने, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक माँ के लिए बेटे तो बेटा ही होता है ना। डेड बॉडी के आगे मेरे बेटे की डेड बॉडी आ जाए वो भी बहुत बड़ी बात है, वो डेथ होगी वो अलग बात है, लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। एक समय किसी प्रोग्राम में, शहीद का कोई प्रोग्राम शहीद होगा, उसमें जनरल मुशर्रफ और वो उसकी मदर का आमने सामना हुआ। उसकी मदर ने फिर ये बात टोका कि आपने तो साहब ये बोला था, मेरे घर पे आश्वासन देके गए थे कि मेरे बच्चे की डेड बॉडी वापस लाओगे बाहर से, तो आप क्यों नहीं लाए? और आपने तो हमारा कॉल अटेंड करना बंद कर दिया, ना आप फ़ोन अटेंड कर रहे हो, ना कोई हमारे लेटर का जवाब दे रहे हो। तो पाकिस्तान, वो उसकी माँ कहती है कि वो गर्दन नीची कर ली और वहाँ से वो गर्दन मोड़ के चला गया, मतलब इंसल्ट सी होगी, और वहाँ से वो बिना किसी जवाब दिए वापस वो चला गया वहाँ से। तो बोला उसके बाद मेरे घर पे कुछ अधिकारी आए, जनरल्स आए पाकिस्तानी सेना के, उनकी तरफ से एक प्रेशर बनाया गया, फिर धमकाया गया कि आप ज़्यादा इस बात को तुल मत दीजिए, जनरल साहब की तरफ से कहा गया है और आप इस बात को भूल जाइए बस, नहीं तो आपको भी परेशानियां हो सकती है। मतलब इनडायरेक्टली वो धमकाने का था। आखिरी में बोला हमने कि हमारे पास कोई जरिया भी नहीं था, हमने मान लिया कि भाई वापस नहीं आएगा। धीरे धीरे हम लोग उसको बोलने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये एक पाकिस्तानी सेना का एक कैप्टन की कहानी और पाकिस्तान सेना के करैक्टर, पाकिस्तान सरकार का करैक्टर की भी कहानी। एक तरफ भारतीय सरकार है और भारतीय सेना है जो अपने एक सैनिक के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी रहती है, उसके संकट में हर परिस्थिति में साथ रहती है। और इसका एक उदाहरण है हमारे जो पायलट साहब थे अभिनंदन जी, जो पाकिस्तान के द्वारा कैप्चर कर लिए गए थे। उसको सिर्फ एक दिन में ही, या मान लीजिए कि ससम्मान पाकिस्तान हमें वापस लौटा दिया। और सिर्फ उसमें एक भारत सरकार का सराहनीय कदम मान लो या उनका साहस, चूँकि पाकिस्तान को मालूम था कि भारत एक सैनिक के लिए भी युद्ध लड़ सकती है। उन्हें स्पष्ट एक संदेश दे दिया गया था कि यदि अभिनंदन वापस नहीं आएगा तो इसके लिए हमें युद्ध लड़ना पड़ेगा, तो हम युद्ध भी लगेंगे। तो भारतीय सेना और पाकिस्तान सेना का ये तो करैक्टर का दोनों के बीच में पता चलता है कितना अंतर है। इनका डिसिप्लिन कैसा है, भारतीय सेना का डिसिप्लिन कैसा है, भारतीय सेना अपने सैनिकों के साथ कैसे रहती है और पाकिस्तान सेना अपने सैनिकों के साथ कैसे रहती है। ये पाकिस्तान के हर एक सैनिक को पता है कि ये हमारे अधिकारी हैं, ये कोई भी नहीं मिलेगा जब हम मुसीबत में रहेंगे। और भारतीय सेना को भी पता है हर जवान को कि हमारे सैनिक, हमारे अधिकारी, हमारी सरकार हमारे साथ खड़ी रहेगी। उसी में एक कहानी है, अनसुनी कहानी, आपने कभी ज़्यादा सीरियस नहीं सुना होगा। मेंढर में एक कहानी हुई थी, जम्मू कश्मीर के अंदर मेंढर नाम की जगह एक पोस्ट थी, जिसमें भारतीय सैनिक की, ये जो पाकिस्तान सेना के बैट बोलते हैं वो, उनकी एक टीम है जो कि भारतीय सीमा में कभी वो छुप के घुसती है और वो कोई वारदात कर जाती है। उसी में भारतीय सैनिकों की दो की गर्दन काट लिए गए थे और पोस्ट से, तो उसका कोई ज़्यादा मामला नहीं आया, ओपन नहीं हुआ। लेकिन वास्तविकता ये है कि उस सेना, क्या आपको नहीं लगता कि भारतीय सेना ने जवाब दिया होगा? भारतीय सेना ने उसका जवाब दिया अपने स्तर पे। उन लोग, भारतीय सेना ने उन जो बैट में आए थे सैनिक,
पहले अपनी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के द्वारा, हमारे खुफिया तंत्र के द्वारा ये पता किया गया कि कौन सी बटालियन के कौन से जवान हैं, कौन कौन जवान इसमें शामिल थे और किस जगह ये अपॉइंटमेंट थे, पोस्ट पे थे। जब उनकी सारी डिटेलें आ गई तो हम लोगों को 5-6 महीने लगे हमारी फोर्स को उनको ऑब्जर्व करने में कि किस पोस्ट पे हमें अटैक करना है और जिस प्रकार से हमें अटैक किया है उसी प्रकार से हमें भी अटैक करना है। तो कुदरती ये मान लो या उनका बैड लक मान लो जो बैट में शामिल थे टीम में, और हम लोगों ने 2-4 पोस्टें जो चुनी, उन पोस्टों में ही कुदरती वो सैनिक उसी पोस्टों पे थे उस समय, क्योंकि वो क्या करते थे जहाँ पे अटैक किया इस तरह की वारदात करते थे और उन्हें तुरंत उन पोस्टों से हटा दिया जाता था, किसी और पोस्टों पर लगा दिया जाता था, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अटैक भारत पक्का करेगा वापस। तो कुदरती जो हमने चुना, हमारी सेना ने जो चुना, उन्हीं पोस्टों पे वो भी थे। तो भारतीय सेना की तरफ से स्पष्ट हो गया था कि हम अटैक करेंगे तो इसी पे करेंगे। फिर भारतीय सेना के द्वारा अटैक किया गया और जो भारतीय सैनिकों के साथ किया गया था वही कंडीशनें हमने पाकिस्तान के 6 से 7 सैनिकों के साथ किया, 6 से 7 सैनिकों के साथ किया। वो टेरर पैदा किया और वो 6 से 7 सैनिक वो के वो थे कि जो कि उस बैड टीम में शामिल थे, जो वीडियो बना रहे थे पाकिस्तानी हमारे सैनिकों की गर्दनों के साथ ठोकरें मारते समय, उन सैनिकों की ही गर्दनें सबसे पहले निशाना बनाया गया। तो ऐसा नहीं कि भारतीय सेना कार्रवाई नहीं करती है, भारतीय सेना का ये एक रहती है कि पाकिस्तान की तरह वो अभद्रता नहीं दिखाती है। जय हिंद।